वेलकम टू ऑल। आप सबका स्वागत है विजय शर्मा हिस्ट्री में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है लक्ष्मीकांत का, जिसका नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो हमारा संविधान है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखित हुई हैं, है ना। फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो ये हमारा चैप्टर 3 है और आई थिंक आज हमें क्वेश्चन को करने से पहले आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम एक बार चैप्टर को देख लेते हैं कि इसकी मेन मेन चीज़ें क्या है। जब हमें चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो फिर हम क्वेश्चंस बहुत इजीली फिर सोल्व कर पाएंगे, फिर हमें थोड़े अजीब से क्वेश्चन नहीं लगेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम अगर कहें, हमें अगर अपने संविधान के बारे में बताना हो या सबसे प्रमुख बातें अगर हमें बतानी हो तो वो क्या रहेंगी। आपके मन में विचार आता होगा कि संविधान, हर देश का संविधान होता है ना, तो इसमें क्या अलग बातें हैं। बट ऐसा नहीं है। हर देश का संविधान अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर, है ना, उससे लिंक्ड होता है। और इसीलिए हर देश के अपने जो संविधान, उसकी एक फिलॉसफी होती है ना, कि वो किस किस चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे ही जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित, दुनिया का सबसे बड़ा। आप बोलोगे कि मैडम पॉपुलेशन तो चाइना की है तो चाइना का सबसे बड़ा होना चाहिए, या ऐसा नहीं होता है ना। डाइवर्सिटी भी मैटर करती है, हमारी ज्योग्राफी कैसी है, हमारी हिस्ट्री कैसी है, और हमारे क्योंकि यहाँ पे और डाइवर्सिटी की वजह से ही हमारा सबसे लिखित है। और हमने क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए ना कि ये चीज़ लिखी हुई है नहीं लिखी, इसलिए हमने हर चीज़ को, हर प्रोविजन को लिख दिया है। और आगे भी, ताकि अगर हमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी हो, पुरानी चीज़ें कुछ हटानी हो, तो उसके लिए भी इनफैक्ट संविधान के अंदर ही हमें एक प्रोविजन दे दिया गया है, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना, मतलब संविधान के अंदर संशोधन करना, है ना। हम जैसे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर डिलीट करके, बैक स्पेस करके हम चेंज कर देते हैं, ऐसे ही हम इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो इंडिया का संविधान है ना। और अगर क्यों है इसका इतना बड़ा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर, मतलब भूगोलिक जो फैक्टर है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पर आपको एक अलग चीज़ें मिलेंगी, है ना। और बिल्कुल साउथ में आओगे तो आपको लगेगा कि सर्दियों की तो कोई मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। तो आप अब यहाँ पे हर चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। जोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे है कि हमने इतने, हमारे ऊपर ब्रिटिश ने इतना रूल करा, उन्होंने इतने सारे एक्ट लेकर आए। आज के टाइम पर भी आप देखोगे ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं हमारे संविधान के अंदर, या वैसे भी लॉ हैं जो ब्रिटिश के हैं, मतलब अंग्रेजों के कानून अभी भी हम चला रहे हैं। और अब जाकर हम थोड़े थोड़े उनको बदलाव करने लगे हैं, क्योंकि वो 200 100 साल पुराने, इतने पुराने हो चुके हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो ब्रिटिश सरकार का जो एक्ट है, उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे जो हमने वैसे के वैसे उठाकर, और वो अच्छे फीचर्स थे, है ना। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश जो लोग थे वो सिर्फ गलत चीज़ें ही हमें ऊपर वो करते थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करी हैं। तो वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखोगे कि आप, हमारे यहाँ पे सेंटर अलग है ना, स्टेट अलग है। तो उनका एक ही संविधान हमने रखा है। हमने ऐसा नहीं करा यूएसए की तरह कि स्टेट तुम अपना संविधान अलग रखो और सेंटर अपना रखेगा। हरियाणा वालों का अलग होगा। अगर हरियाणा वालों को दे दिए पावर संविधान, तो फिर तुम्हें तो पता ही है क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, है ना। कि चलो ठीक है, हरियाणा वालों में वो मेरे ख्याल से जो हमारे सीएम है वो तो लिख ही देंगे कि हाँ हम अब जम्मू कश्मीर से भी बहू ले आएंगे, और यहाँ पर क्या कहते हैं, पंचायत को कुछ ज़्यादा ही जो है ना, जो जो पावर्स नहीं देनी चाहिए वो दे दी जाएंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं। इसीलिए हमने एक ही संविधान रखा, सेंटर में संविधान रखा, वो सबके लिए अप्लाई होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, आपने, अगर, मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ देखी है, रियलाइज़ करी है या नहीं करी है, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं, लीगल लुमिनरीज थे। लीगल लुमिनरीज का मतलब क्या है कि जो उसके मेंबर्स थे ज़्यादातर, है ना, अधिकतर जो लोग थे
जो ऐसे लोग थे जिनको या तो लो उन्होंने कर रखा था या उनको लो की नॉलेज थी, जैसे B.R. अम्बेडकर ही देख लो आप, है ना, इतने अच्छे एडवोकेट, तो इतनी अच्छी उनको लॉ की नॉलेज थी। ऐसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ पर होते, और इन सब चीज़ों के कारण बनाते बनाते हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन चुका है। ठीक है, तो आपको एक चीज़, तो आपको अगर आप एक अपना कॉपी और पेन ले लीजिए, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ आपने लिया होगा, तो आई थिंक आप MCQ सॉल्व कर लीजिए। अगर आप SSC HSSC या CET की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आप इसके भी नोट्स भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे चैप्टर का नाम लिखा और एक ऐसे लाइन के अंदर कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके फैक्टर नीचे लिख सकते हो आप, जैसे कि हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, है ना, डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पर अलग अलग विभिन्नताएं हैं। तो ये सब आप करके अपने छोटे 1 पॉइंट नोट्स बना सकते हैं। चलिए, ये हो गया पहला फीचर कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में हर चीज़ थी, बैठ गए और 2 दिन में कर दिया। आपको पता होगा कि हमारे संविधान को 2 साल से भी ज़्यादा समय लगा है। ऐसा क्यों लगा है ना, क्यों लगा? हम कोई भी चीज़ करते हैं, जब हम अलग अलग चीज़ों से करते हैं, उस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान लगा कर करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत लंबा समय ले लेती हैं। और ऐसे ही हमने हर दुनिया के हर एक संविधान से ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक संविधान से हमने कुछ लिया ही लिया है, लेकिन ज़्यादातर हमने उन संविधान को पढ़ा, छानबीन करी, और वो हमारे सिस्टम में कैसे लागू हो सकता है वो अच्छी चीज़ें हमने उठाकर लिख ली, है ना। जैसे हमें अमेरिका का कुछ चीज़ अच्छी लगी वो लिख लिया, ब्रिटेन का अच्छा लगा वो लिख लिया, ऑस्ट्रेलिया की कुछ अच्छी लगी, अफ्रीका की, और कुछ हमारे ऊपर ब्रिटिश का तो था ही, है ना, उनके एक्ट थे स्पेशल। आप ये चीज़ याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने ली है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा, किसी भी चीज़ का एक ढांचा बनाएंगे, जैसे हम टाइम टेबल बना रहे हैं। अब अगर हम UPSC का टाइम टेबल बनाएंगे तो हम उसमें ढांचा कैसा बनेगा भाई, 8-9 घंटे पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं, इसमें मेन हमें रिटन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, डन। अब अगर हमें वही सेम पैटर्न अगर हमें टाइम टेबल HSSC के लिए बनाना है तो भैया 4-5 घंटे पढ़ना है और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। ये तो ना हर चीज़ का एक ढांचा होता है अलग तरीके से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमारा संविधान का जो हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, वो बेसिकली हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। ढांचा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बनाया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है संविधान का, जो ढांचा वाला है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ओके, उसके बाद में जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं भाई, फंडामेंटल राइट हो गए, है ना, जो इम्पोर्टेंट जो आपके राइट है, या DPSP हैं, जो क्या कहते हैं, हमारे जो स्टेट्स को कुछ दिशा निर्देशक, कुछ तत्व या कुछ प्रिंसिपल्स हमने लिए गए हैं, वो कुछ हो गई। वो हमने कहाँ से लिए गए हैं? जो फिलोसफिकल पार्ट में हमारे, अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स की, तो वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो लिए हमने अमेरिका से। आपको पता होगा अमेरिका के अंदर लिबर्टी, है ना, आज़ादी का एक स्टैचू पूरा बना हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पर राइट्स कितने मायने रखते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हमने अमेरिका से उठा ली हैं। और उसके बाद में जो आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड से हमें क्या अच्छा लगा? DPSP। और आई थिंक ये बहुत कम संविधान, देश के बहुत कम संविधान के अंदर DPSP का प्रोविजन है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि स्टेट यहाँ पे क्या मतलब, स्टेट यहाँ पे जो हमारी 28 जो राज्य हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, UP, ये सब स्टेट, जब भी वो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाए, है ना, हो सकता है वो एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी सेक्टर में, अगर वो सरकार अगर वहाँ पे पॉलिसी बना रही है तो उसके लिए कुछ डायरेक्शन है। होता है ना कि आपको एक पर्चा दे दिया, आप कुछ करोगे, आप इसी हिसाब से मोटा मोटा कर लेना। तो वो कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो स्टेट है, वो उन डायरेक्टिव्स, मतलब डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन, उसको एक डायरेक्शन दिखा दी है कि तुम जो स्टेट हो ना, देखो इस डायरेक्शन में तुम्हें चलना है। ठीक है, ऐसा ऐसा चलना है, तो तुम जब भी पॉलिसी बनाओगे तो वो करोगे। उनको बोलते हैं डायरेक्टिव, ये प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत कुछ दे दिए गए हैं। तो ये DPSP, और बहुत कम
देश के संविधान में ये है और हमने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और ये आप बोलोगे कि फिर इसको अडॉप्ट कर लिया, इसके काम क्या है भाई, हम ठीक है वो देख लिया कि स्टेट जब बनाएगी वो कर लेगी। अगर उन्होंने नहीं किया तो आप बोलोगे मैडम हो भी सकता है कि सरकार ना करे, हाँ ऑब्वियसली हो सकता है कि सरकार ना करे। तो आप ऐसा नहीं है कि फिर आप कोर्ट में जाओगे, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट अगर हमसे कोई छीन लेता है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कोर्ट में। कौन से कोर्ट में, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्यों, अब बोलोगे मैडम आप हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, है ना, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों, क्योंकि वो हमें फंडामेंटल, इसीलिए उसका नाम है कि वो जो राइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपकी इन्फ्रिंज हो जाते हैं, अगर हमसे छीन लिए जाते हैं, वो हो सकता है स्टेट छीन ले, कोई और इंसान छीन ले, आपकी फैमिली मेम्बर छीन ले, आपके अधिकार कोई भी छीन सकता है ना। अगर ऐसा हो सकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आर्टिकल 32, है ना, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट का। तो क्या कहते हैं, सॉरी मैं क्या समझा रही थी आपको, आई थिंक हम पढ़ रहे थे हाँ डीपीएसपी के बारे में, है ना। लेकिन अगर हमारे डीपीएसपी के जो राइट्स हैं, राइट्स नहीं है एक्चुअली, वो बस लिखा हुआ है कि ठीक है जो सरकार है वो सबके वेलफेयर के लिए, है ना, वेलफेयर मतलब सबकी भलाई के लिए काम करेगी, ठीक है, काऊ को नहीं काटा जाएगा, काऊ स्लॉटर नहीं करा जाएगा। तो ऐसे 3 तरह के डीपीएसपी हैं हमारे यहाँ पे। लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधी, कुछ गांधी की कुछ अच्छी चीज़ें हमने उठा ली है, ठीक है, जो गांधी बोलते थे। कुछ सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब सबका भला होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह कैपिटलिज्म, है ना, हमारे यहाँ पे क्या है कि गरीब का भी भला होगा। इसलिए आपको देखा होगा, आपको गुस्सा भी आता होगा अगर आप अपर कास्ट से हो ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत सालों से इतने प्रताड़ना हुई है ना, उन इसलिए हमने उनके लिए अलग से प्रोविज़न रख दिया है कि भाई आपको रिजर्वेशन मिलेगा, है ना, आपको प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा, गरीब बच्चों को मिड डे मील स्कीम मिलेगी। तो ये हमने उनके लिए वेलफेयर, हमारा जो आपको समझना होगा कि जो इंडिया का संविधान या इंडिया की जो सरकार है या जो भी आती है ना, उनको संविधान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। इसलिए संविधान को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो हमारा संविधान है, आपको याद रखना होगा कि जो हमारा संविधान है वो किस किस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है, कि लोकतांत्रिक, है ना, डेमोक्रेसी है। अच्छा, यहाँ पर हर एक वर्ग, एक ऑफ सेक्शन को वेलफेयर का काम करा जाएगा उनके लिए, है ना, उनके लिए अलग अलग प्रोविज़न बनाएंगे, रिजर्वेशन वगैरह वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। महिलाओं के लिए भी अलग से किया जा सकता है। तो हमारा इस तरह का संविधान है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैडम अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो, जो जहाँ पहुँचेगा वो कर लेगा, हम एक्स्ट्रा क्यों दे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो सरकार है या हमारा जो संविधान है वो वेलफेयर की बातें करता है, कैपिटलिज्म नहीं है हमारा, ना ही पूरा सोशलिज्म भी नहीं है कि बस अमीर ने जो कमाया वो गरीबों को बांट दो, ऐसा भी नहीं है ना। हमने बीच का मॉडल रखा हुआ है, वेलफेयर जिसको बोलते हैं। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का क्या है, वेलफेयर, है ना, इसको अडॉप्ट कर रखा है। उसके बाद में क्या कहते हैं, आगे है कि हमारा जो संविधान है, अब आपने बोला होगा मैडम अगर इसमें कुछ गलत चीज़ें हो जाए तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। यस, हम इसके अंदर संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, आप ये लिख सकते हो। अच्छा, जो मैं ये प्रोविज़न बता रही हूँ, अच्छा मैंने जो पहले 2 प्रोविज़न बताए, पहला क्या था कि हमारा दुनिया का सबसे लिखित संविधान है, लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला फीचर। दूसरा फीचर कि हमने अलग अलग चीज़ों से अपने कुछ प्रोविजंस जो हमने वो लिए गए हैं। आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1935 से हमने लिया है, फंडामेंटल राइट जो है वो हमने अमेरिका से लिए हैं, है ना, ऐसा करके दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कि जो हमारा संविधान है ना, वो ना तो पूरा कठोर है, ठीक है, ना तो हमारा जो संविधान है पूरा कठोर है, और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि हम उसको बस जब मन करा उठाया, मोड़ दिया, घुमा दिया, उसके हाथ पैर उठा दिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हमने इस दोनों का ब्लेंड ले लिया। आपको अब देखने में लग रहा होगा कि मैडम हमने तो ना तो इस तरफ का कोई ऐसा प्रोविज़न लिया, ना हमने इस तरह का लिया, हम हर चीज़ बीच में लेकर कर रहे हैं, है ना। हमने जैसे कि वेलफेयर की बात करी कि हम ना कैपिटल ना पूंजीवादी को फॉलो करेगा हमारा संविधान, ना ही समाजवादी को, हमने एक बीच का ले लिया वेलफेयर। ऐसे ही मैडम अब आप बोल रहे हो ना तो हम संविधान को ऐसे कोई बिल्कुल कठिन, अब मान के चलो कि है ना विद द टाइम कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हमें संविधान के अंदर चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि 1947 के अंदर जो हमारी सिचुएशन थी, जो माइंड था, जो डेवलपमेंट थी, ऑब्वियस सी बात है वो 21st सेंचुरी में अलग है ना, आज के टाइम पे अलग है। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, टेक्नोलॉजी, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं टाइम टू टाइम, तो ये डिपेंड करता है। इसीलिए हमने संविधान के अंदर संशोधन की बातें रखी हैं। तो उसको चेंज करना अब कितना आसान है, कितना मुश्किल है।
तो आपको क्या लगता है, क्या संविधान के अंदर फटाक से चेंज कर देना बहुत सही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ऐसे तो कल को कोई भी सरकार आएगी, है ना, इंदिरा गांधी की तरह, और ले आएगी 42 अमेंडमेंट और कर देगी बहुत सारी चीज़ें चेंज, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, नसबंदी कर दी जाएंगे, फिर क्या करोगे आप, है ना? तो हाँ, इतना वो भी नहीं होना चाहिए, और इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि हम कुछ चेंज लेकर आएँ और फिर वो चेंज लाना ही मुश्किल हो जाए। तो हमने इन दोनों का बीच का ले लिया, तो इसको थर्ड प्रोविजन बोलते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आगे चलते हैं, फोर्थ प्रोविजन। हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पर हम पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, ताकि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और जो बाकी बच्चे कर रहे हैं वो सिर्फ ऑडियो सुनकर उनको भले ही पेपर के लिए नहीं, आपको बस एक आइडिया हो जाए, है ना। हम क्योंकि नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए भाई हमारे संविधान है क्या। आप कल को बीच में दो लोगों के बीच में बैठ के बोल सको भाई ये चीज़ें हैं, है ना, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए आपकी एमसीक्यू वगैरह आप पढ़ोगे सुनोगे, है ना, तो ये काम आएंगी चीज़ें। तो जो चौथा प्रोविजन है वो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस। मतलब देखिए, मैंने बताया कि बहुत बहुत बड़ा संविधान है, बहुत डीप डीप चीज़ें लिखी गई हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को समझना। लेकिन मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है कि फेडरल फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब ये होता है कि स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है, और जो हमारे स्टेट है, जो हमारे राज्य है, हरियाणा और ये वो, इनकी पावर अलग दे दी हमने। ऐसा नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सेंटर ही कंट्रोल करेगा। अब एक बात बताओ, अगर इस इतना बड़ा देश है उसको बोल दिया जाए भाई सेंटर को, तुम एक काम करो, हरियाणा का एजुकेशन बनाओ, हरियाणा के, है ना, ये सब चीज़ें कंट्रोल करो, मध्य प्रदेश का भी कंट्रोल करो, तो काम ही नहीं हो पाएगा कुछ। इसलिए हर स्टेट अपना 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 जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। सेंटर बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, भाई फॉरेन रिलेशन बनाने हैं या डिफेंस का कुछ करना है, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें सेंटर को, छोटी छोटी आप अपना राज्य का अपना संभालो, वो स्टेट को दे दिया। तो हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। फेडरल का मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसके लिए क्या क्या बोला जाता है इसको, कि फेडरल सिस्टम है ये, है ना, पावर डिवाइड है, लेकिन क्या है, यूनिटरी बायसनेस है। यूनिटरी बायसनेस, यूनिटरी का मतलब है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट, है ना, यूनिटरी से बना है यूनियन सरकार। यूनियन का मतलब सेंटर की सरकार, ठीक है। उसके आपको लगता होगा कि मैडम स्टेट के पास में इतनी पावर नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कई बार कि जो हमारी वहाँ पर केंद्रीय जो सरकार है ना, जो सेंटर की सरकार है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और ऐसा है भी, बहुत ज़्यादा पावर सेंटर के पास में। जैसे कि अगर कल 3 लिस्ट है ना, सेंटर की लिस्ट हो गया, स्टेट की लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, पावर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दी, ठीक है, तीनों की, सॉरी दोनों की पावर हमने डिवाइड कर दी, इसको बोल दिया फेडरलिज्म। अब यूनिटरी बायसनेस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि भाई कुछ भी हो जाए कल को इसका लॉ प्रिवेल करेगा, तुम अपने रूल्स बनाओ। अगर तुम यूनियन कॉन्करेंट मतलब कि इस ऐसे कुछ प्रोविजन है जिसमें सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी लिस्ट बना सकती है, लेकिन अगर कल को स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया और जिस पर सेंटर भी बना सकती है, अगर वो जो लॉ है सेंटर को लगा कि स्टेट का लॉ जो है वो ठीक नहीं है, और सेंटर ने लॉ बना दिया, तो सेंटर का लॉ चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, केंद्रीय सरकार है, स्टेट अलग से नहीं मिले हैं, सेंटर ने स्टेट को पावर दी है। सेंटर कल को बोले, स्टेट कल को बोलेगा कि हमें हरियाणा को, हमें अपना एक अलग से देश बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका में इसका उल्टा है, वहाँ पर क्या है कि 50 राज्य हैं, जैसे हमारे यहाँ 28 है, वहाँ 50 राज्य हैं, अलग उनका, हर देश का अलग अलग झंडा है, हर देश का अलग से संविधान है। क्योंकि उन्होंने, उनका जो मॉडल था ना, एक्चुअल अमेरिका जो आज का अमेरिका, वो इतना ऐसा अमेरिका नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे, आई मीन स्टेट थे, और फिर सबको ये लगा, क्योंकि छोटी चीज़ें होती है तो उनको थोड़ा सा खतरा भी होता है, तो उनको लगा हम एक सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन हम सब संप्रभु होंगे, भाई हम अपना चलाएंगे, अपना चलाएंगे, लेकिन हम एक कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन हम संविधान अपना 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 फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या था, कि हमारा इंडिया जो है, हमारा पूरा जो भारत है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्चुअली स्पेस की कमी की वजह से ऐसा इंडिया बन गया। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमारे यहाँ पे छोटी छोटी आईन ही है, हमने छोटा छोटा बांट दिया है, कि है ना, ताकि वो हो सके। तो उनका जो सिस्टम है ना, वो कैसा है, उनका जो सिस्टम है वो है कि छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में आ गए, है ना, जो इसमें एरो देखो आप इस तरीके से है। और हमने क्या करा है, हमने बल्कि छोटे छोटे राज्य बांट दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा
देश को संभालने के लिए भाई हर स्टेट की राज्य होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा इस तरीके का है। इस वजह से फिर हमने यूनियन को पावर दे दी गई है कि हमारे यहाँ पर राज्य जो है वो, ताकि कल को अलग से ये देश ना बना सकें, ठीक है। इसलिए फेडरल है लेकिन यूनिट्री, यूनियन सरकार, केंद्रीय सरकार बायस है। ओके। फिफ्थ फीचर है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब पार्लियामेंट्री का मतलब है संवैधानिक तरह की सरकार है। दो तरह की सरकार होती है। देखो, लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र आपको पता होगा, है ना, सबको पता होगा। तो लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का होता है। अगर आपको दुनिया के संविधान के बारे में पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में क्या होता है और यूके के अंदर क्या होता है। तो देखिए, अमेरिका के अंदर वहाँ की जो पार्लियामेंट है ना, वो इतनी सोवरन नहीं है। वहाँ के ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने कुछ भी रूल बनाया वो चल जाएगा। वहाँ पे जुडिशरी को ज़्यादा पावर दी गई है। और जो ब्रिटेन वाले हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। वहाँ का लॉ चेंज करना, एक बार लॉ बन गया। अब आप देखो, इंडिया के अंदर आपको लगता है ना कि इसमें भी थोड़ी सी कमी है, इसमें भी थोड़ी सी कमी है। क्यों? ब्रिटेन वाले में अगर हम फॉलो करें कि सिर्फ पार्लियामेंट को दे दे पावर, तो मैंने जैसे बताया, हमारे यहाँ पे है ना, अनपढ़ लोग ऊपर चले जाते हैं, वो कल को लॉ बनाएंगे तो फिर हो लिया डेवलपमेंट। तो ये चीज़ भी नहीं कर सकते भाई हम। मतलब कौन सा नहीं कर सकते हम? पार्लियामेंट्री सोवरन नहीं कर सकते, है ना। दूसरा है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट या जुडिशरी ये सुप्रीम होती है। ये दो तरह की सरकारें होती हैं। हमने पार्लियामेंट को ही लिया है, यूके वाले को ही लिया। लेकिन अब आप बोलोगे मैडम अगर यूके वाले को लिया है तो फिर पार्लियामेंट का लोग सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ, हमने ऐसा लिया है। लेकिन इसके अंदर मैंने बताया ना, जैसे हम अपने देश के अकॉर्डिंग हमने चीज़ें चेंज कर ली। कैसे? कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें कि पार्लियामेंट का लॉ रहेगा, उसके पास में ही बस पावर है संविधान से रिलेटेड लॉ बनाने की। लेकिन ये डिफरेंस क्या है कि अगर ये लॉ इनवैलिड है तो इसको हटाया जा सकता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री सरकार है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। अब आप बोलोगे मैडम प्रेसिडेंट तो होता है। हाँ, प्रेसिडेंट होता है, वो अलग चीज़ है, वो एक पोस्ट है। लेकिन जो सिस्टम है सरकार का, वो पार्लियामेंट्री सरकार है, संवैधानिक सरकार, सॉरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और ठीक है, तो इसके अंदर आगे क्या करना है हमें? ये हमारा फिफ्थ प्रोविजन था पार्लियामेंट्री का। आइए आगे चलते हैं। आगे सिक्स्थ प्रोविजन जो है, इसका जो सिक्स्थ प्रोविजन है वो क्या है कि मैंने बस जैसे बताया, अच्छा छठा इसके अंदर ही, सॉरी मैंने इंक्लूड कर दिया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। सिक्स्थ में यही है कि पार्लियामेंट हमारी सॉवरन है ना, कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। लेकिन अगर वो लॉ इनवैलिड है तो जुडिशरी भी खड़ी है चेक एंड बैलेंस के लिए, ठीक है। और जुडिशल भी सुप्रीमेसी है। तो पार्लियामेंट भी थोड़ी सी सॉवरन है, जुडिशरी भी सॉवरन है। सॉवरन ये नहीं है कि इन्होंने जो बनाया वो चल गया। पार्लियामेंट कल को लॉ ऐसा बनाएगी तो अगर जुडिशरी को लगा कि ये तो संविधान का गलत वो है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 13 क्या बोलता है, कोई भी ऐसा लॉ अगर सरकार या कोई भी ऐसा लेकर आती है और अगर वो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या कोई भी ऐसे बेसिक ढांचे के अगेंस्ट है, अब मान लो कल को लोकतंत्र जो लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर उसको चेंज करने लग जाए, और मान के चलो जैसे रशिया में, चाइना में है सोशलिज्म, जहाँ सरकार सब कुछ कंट्रोल करे, ऐसा ले आए तो ऐसा नहीं कर सकते ना। इसलिए हमने जुडिशरी को पावर दे दी। भाई जुडिशरी अगर जब भी सरकार ऐसा करे तो मोटना और उसको बोल देना भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस, जुडिशरी अगर कुछ ज़्यादा ही वो करने लग जाए तो पार्लियामेंट उसको कंट्रोल कर लेगी। तब आपने देखा होगा ना, हमने कितनी अच्छे तरीके से बाहर की चीज़ें उठाई और उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। ये छठा प्रोविज़न था। सातवां क्या है कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सरकार का जुडिशरी से कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, हम उनकी कोई भी जजमेंट होती है उनकी आलोचना नहीं कर सकते। बहुत अच्छा एक हाई पद होता है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का। और फिर है फंडामेंटल राइट। जो आठवां प्रोविजन क्या है कि हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आर्टिकल कौन सा है? 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कि बस आपको जो लिख दिया संविधान के अंदर, बस आपको दे दिया, भाई आपको अगर आज़ादी है,
किस चीज़ की, बोलने की आज़ादी है। तो आप बोलोगे मैडम मैं तो फिर एक काम करूँगा, रात को खड़े होकर चिल्लाऊंगा अपने घर के ऊपर, और क्योंकि मेरी तो आज़ादी है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी दी गई है साथ में कि आप बोल सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि जिसकी वजह से औरों के लिबर्टी हार्म हो जाए, है ना। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोविज़न है, जो 9th प्रोविज़न है, वो डीपीएसपी मैंने बता दिया। अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, है ना। जो डीपीएसपी है, मैंने जैसे बताया कि जब स्टेट अपना कोई रूल पॉलिसी बनाए तो वो इन डायरेक्टिव के ऊपर काम करेगी। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई कि आपको राइट तो दे दिए हैं, है ना, अब आपकी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। जब सरकार इतना सब कुछ कर रही है, आपकी भी ड्यूटी है भाई कुछ, है ना, देश के लिए कुछ करो, देश की क्या कहते हैं सम्मान के लिए, उसके झंडे की रिस्पेक्ट करो, इन्वायरमेंट को बचाओ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा थोड़ी हम जहाँ घर में रहेंगे उसको तोड़ फोड़ देंगे, हमारे भी कुछ अधिकार और ड्यूटीज़ हैं। लेकिन ये जो ड्यूटी है ना, आप इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते कि अगर किसी ने मान लो कुछ कर दिया, झंडे को तोड़ फेंक दिया, कुछ कर दिया या कुछ और कर दिया, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ केस वेस हो आपके ऊपर छोटा मोटा, वो तो लोग जो आपका फ्लैग कोड है वो उसके अकॉर्डिंग। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसी ड्यूटी आपने फॉलो नहीं करी तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आप कोर्ट में नहीं इन्फोर्स करा सकते। आपको करनी है तो करो, ड्यूटी है आपकी, या आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, नहीं करना तो नहीं करो, ठीक है। बट हमें करनी चाहिए, है ना। हम यहाँ के क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, सरकार हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक सेक्युलर, हमारा जो स्टेट, यहाँ पे राज्य मत समझना, यहाँ पे स्टेट का मतलब अब सेंटर पे आ गया। जो हमारी जो सेंटर है, सेंटर सरकार है, स्टेट भी मान लो, जो भी हमारी सरकार है वो सेक्युलर है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, है ना। लोगों का धर्म होगा, तुम अपना धर्म रखो, जिसको रखना है धर्म रखो या ना भी रखो, अपने अपने विचार होते हैं, तुम अपना रखो, सरकार तुम्हें क्या कहते हैं आपके जो भी अधिकार है, धर्म के अधिकार जो दिए गए उनको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन सरकार ना तो किसी एक धर्म के लिए पॉपुलर ऐसी कोई पॉलिसी लेके आएगी, ना ही उसके लिए कोई स्पेशल कुछ ऐसा करेगी, ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं है। नो रिलीजन फॉर स्टेट, स्टेट यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, है ना। अब आप बोल दो कि हरियाणा सरकार जो है या जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदुत्व को फॉलो करती है तो हिंदू के लिए करना चाहिए, नो, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, उसके लिए हर रिलीजन बराबर है, ठीक है। तो ये सेक्युलर हो गया। उसके बाद में जो 12th प्रोविज़न है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि अडल्ट जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो 18 से कम उम्र के, जो 21 से जो कम उम्र के लोग हैं, वो हमारे यहाँ पे वोटिंग, सॉरी 18 जो साल की उम्र है वहाँ से शुरू हो जाता है आपका जो वोटिंग का राइट है। पहले ये 21 था, अब इसको 18 कर दिया गया है। और इसलिए ऐसा फिर बोलते भी हैं, जैसे कि मैरिज एज बोल रहे थे ना कि इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना, इंक्रीज़ करेंगे। ऑल्दो ये चल रहा है, अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर एक्ट नहीं आया है, बट इसके लिए जल्दी एक्ट आएगा कि जो एज है लड़कियों की वो 21 कर देनी चाहिए। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि भैया तुम अगर 18 साल वाला अपनी सरकार चूज़ कर सकता है, तो क्या 18 साल वाला अपने लाइफ पार्टनर नहीं चूज़ कर सकता, तुम 21 क्यों कर रहे हो उसको। तो वो क्रिटिसिज्म है, अपोजिशन वाले करते रहते हैं, दैट्स ओके। बट आप सबको, है ना, आप किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको 18 साल के बाद में आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। नो मैटर, है ना, कि आप किस स्टेट से हो, किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से हो, हर किसी को वोटिंग राइट है। ओके, नेक्स्ट है कि सिंगल सिटीजनशिप। जो 13वां प्रोविजन वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है कि आपको सिंगल, सिंगल मतलब एक, ठीक है, और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, आपको एक ही नागरिकता मिलेगी भाई। आप भले ही झारखंड में पैदा हुए हो, केरला में पैदा हुए हो, हरियाणा में पैदा हुए, आप एक भारत के नागरिक कहलाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ या हूँ। जैसे कि यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप होती है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है। कैसे, एक तो वो पहला तो यूएसए का सिटीजन होता है, और दूसरा वो किसी अगर स्टेट में रह रहा है, फॉर एग्जांपल वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, तो एक तो वो न्यूयॉर्क का हो गया नागरिक, दूसरा वो यूएसए का नागरिक हो गया, तो उसको दोहरी नागरिकता मिलती है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हुआ ना सेंट्रल बायसनेस कि स्टेट को नहीं दी गई पावर। तो ये ऐसे ऐसे प्रोविजन हमें दिए गए हैं। और इससे ये इसको देने का क्या मतलब था, सिंगल, भाई आप
सबको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, एक भारतीय नागरिक है, ना कि हम हरियाणा के नागरिक है। हाँ, रेजिडेंट हो सकते हैं, हरियाणा का रेजिडेंट वो अलग अलग, लेकिन अगर आपको वहाँ जॉब लेनी है वो अलग प्रोविज़न है, लेकिन सेंटर में हर किसी का आप एक ही नागरिक हो, है ना, ताकि लोगों में हमेशा ये आए कि हम इंडिया के लोग हैं, हम ऐसा ना हो हम हरियाणा के। फिर क्या होगा, लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे, ताकि सबको एक एकता की फीलिंग आए, इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। ओके, चलिए आगे हैं कि जो 14th फीचर है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट हैं बॉडीज़। कैसे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, उसको ताकि वो फेयर इलेक्शन कराए, है ना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन करवाना। जो हमारे सेंटर पर इलेक्शन करवाता है वो इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। वो किस किस के इलेक्शन करवाएगा, जो केंद्र सरकार के और जो स्टेट में सरकार होती है, और एक अलग से स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन होता है। वो स्टेट का नहीं कराएगा, ये हमेशा याद रखना, वो सिर्फ पंचायत का इलेक्शन करवाएगा। अब आप बोलोगे मैडम पंचायत के लिए अलग से, यस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। क्यों, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को निचले स्तर तक लेकर आते हैं, गाँव पर, गाँव देहात के अंदर, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल हो गया, यूनियन यूपीएससी एसपीएससी, ये कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो सरकार से इंडिपेंडेंट है भाई, ताकि फेयर काम हो। अगर इनका सरकार के ऊपर आ गया तो फिर तो है ना, बहुत चीज़ें हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा ये फीचर्स थे। अब हम शायद क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना नहीं पड़ेगा, और आई थिंक आपको अब थोड़ा सा सोच पाओगे चीज़ें। चलिए ओके, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। और ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, अगर जिसको सिर्फ थ्योरी सुननी थी तो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो प्रोविज़न और रह गए। एक इमरजेंसी का प्रोविज़न, कि नेशनल इमरजेंसी होती है कि अगर मान लो कि बाहर से युद्ध हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो आर्टिकल 352 में आता है। ऐसे स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो 365 के अंदर आता है। फिर फाइनेंशियल, मतलब मान के चलो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है ना, फाइनेंशियल से रिलेटेड, कि हमने बाहर से लोन लिया था, हम नहीं दे पाए, या बहुत महंगाई हो गई, कुछ हो गया, है ना, हम फीस नहीं दे पा, क्या कहते हैं, सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। और ये आर्टिकल 360 के अंदर आता है, तो इमरजेंसीज लगाई जाएंगी। और बस इसका ये है कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि इंदिरा गांधी ने करा था, है ना। उसके बाद है 3 टायर की सरकार। भाई हमारे यहाँ पे एक तो केंद्रीय सरकार है, एक स्टेट की सरकार है। केंद्रीय मतलब जैसे बीजेपी है ना, मोदी है, और स्टेट के अंदर हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर हो गए, और ऐसे ऐसे अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार हैं। और तीसरा हो गया विलेज लेवल पर पंचायत, और सिटी लेवल पर म्यूनसिपैलिटी। तो 3 टायर हो गए, 3 टायर मतलब 3 लेवल होगा, एक लेवल केंद्र का, दूसरा स्टेट का, और तीसरा विलेज और इनका, ठीक है। तो ये हो गया मेरी तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर 3 का। अब बस इसके एमसीक्यू फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, एंड वी ऑल आर डन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। तो आर्टिकल जो 368 है, ये तो अब आपको सबको याद होना चाहिए, वो किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में आता है, और अमेंडमेंट जो आती है, अमेंडमेंट मतलब है संशोधन, कि हम अपने जो संविधान है उसके अंदर संशोधन किस आर्टिकल के तहत, मान के चलो हमें कुछ चेंज करना है, हमने जैसे पंचायत डाल ली अपने संविधान में, पहले पंचायत होती थी लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। कोई भी चीज़ संविधान में आने से क्या हो जाता है, फिर उसके लिए फंड भी आता है, फिर उसके लिए फिर उसके लिए क्या कहते हैं, कोर्ट वोट का भी प्रोविजन होते हैं, फिर वो चीज़ पक्की हो जाती है ना, पक्की नौकरी कच्ची नौकरी काइंड ऑफ थिंग, वो चीज़ हो जाती है। इसलिए संविधान में उस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसलिए हमने अमेंडमेंट करके वो चीज़ करी थी। अमेंडमेंट में अमेंड कर देना, उस चीज़ को सुधार देना, चेंज इट डाल देना। तो आर्टिकल 368 रिलेटेड टू अमेंडमेंट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एजर्शन, अच्छा ये एजर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है। एजर्शन मतलब ये कथन है और इसका क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि जो कथन है वो कारण से मेल खाता है या नहीं खाता, ये इस तरह का सवाल है। एजर्शन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट। मैंने बताया था ना कि इंडिया जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। क्या कारण है इसके, इसने बताया कि वेरियस फैक्टर हैं भाई, एलिफेंटाइन साइज़, बहुत बड़ा साइज़ है, एलिफेंट की तरह बड़ा साइज़ है, जोग्राफी, हिस्टोरिकल। आपको क्या लगता है, क्या क्या ये कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा है? हाँ ऑब्वियसली, जोग्राफिकल कारण है, हिस्टोरिकल कारण है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी भाषाएं यहाँ बोली जाती है, जिसकी वजह से हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन चुका है। तो ये ठीक है, इसकी जो कथन है इसका ये रीजन जो है सत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि स्ट्रक्चरल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच एक्ट। स्ट्रक्चरल मतलब ढांचा जो है, संविधान का जो ढांचा है, ड्राइव मतलब कहाँ से लिया गया है, कौन से एक्ट से हमने इसका जो स्ट्रक्चर मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, सबको एक सिंगल नागरिकता दिया जाएगी, और सेंटर और स्टेट के बीच में पावर अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्टेट ऐसा नहीं है कल को एक अलग से देश बनाने को बोलेगा। बेसिक बेसिक बातें वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओके व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका का याद रख लेना भाई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो हमने वहाँ से क्या लिया होगा, ऑब्वियस बात है फंडामेंटल राइट, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। डीपीएसपी जो मैंने बताए थे है ना, निर्देशक तत्व कुछ, वो हमने आयरलैंड से लिए। फेडरल, फेडरल का मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, वो फेडरलिज्म होता है। ओके, तो फेडरलिज्म हो गया, डीपीएसपी हो गया, और फंडामेंटल। तो अमेरिका का संविधान से हमने क्या लिए हैं, फंडामेंटल अधिकार लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी आर ड्राइड। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि फटाक से हो जाए चीज़ें, है ना, हमको यूँ ना लगे कि एक्सप्लेन भी कर दिया और यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं। आप इसको आराम से बैठकर सोचना समझना, फिर क्वेश्चन करोगे, बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। अगर मैं ऐसे करवा देती तो बहुत मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए करना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि डीपीएसपी आर ड्राइव्ड हैं फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, की को किस संविधान से हमने क्या है, डीपीएसपी मतलब कि वो ऐसे जो राज्यों को दिशा निर्देशक दें, वो वाला जो पार्ट है वो हमने कहाँ से लिया गया है। तो मैं बता चुकी हूँ, वो हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। अच्छा, कनाडा से क्या लिया है, मैंने बताया ना कि फेडरल तो है हमारा, लेकिन यूनियन के पास ज़्यादा पावर रहेगी भाई, ठीक है, ताकि सब कंट्रोल में रहे, वो हमने कनाडा से लिया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज relation between the executive and the legislature have been largely drawn from the okay, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी। क्या है कि इसमें जो रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन, अच्छा देखो, दो शब्द हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाता है, कौन बनाते हैं लॉ, एमपी और एमएलए बनाता है ना। एमएलए कौन हो गया, स्टेट के अंदर, एमपी हो गया सेंटर के अंदर। ओके, और एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट करना, हम बोलते हैं ना यार इस प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट करें, मतलब उसको अप्लाई करना, तो वो होता है एग्जीक्यूटिव। तो इनके बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशन होगा। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, दो तरह के तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, जैसे कि अमेरिका में होता है, हमारे यहाँ पे नहीं है भाई। हम बोलते हैं ना कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, क्वेश्चन होते हैं, क्यों, क्योंकि एमपी जो होते हैं वो किससे, एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, जो भी मिनिस्टर होते हैं ना, महिला बच्चों का जो क्या कहते हैं मंत्री होते हैं, जैसे हमारे स्मृति ईरानी है, खेल मंत्री हो गए, डिफेंस के मिनिस्टर हो गए, इन सबको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और ये होते तो ये भी लेजिस्लेचर के पार्ट हैं, लेकिन ये अलग से होते हैं कि मंत्री होते हैं ना, मंत्री ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो इनके बीच में क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कि ये जो है ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई। तुम अगर कुछ भी लॉ पॉलिसी बनाओगे ना, ये तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुमने इतना पैसा कहाँ खर्च कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, पैसा इन्हीं को मिलता है ना, मंत्रियों को। तो ये तुमसे आकर के सवाल पूछेंगे, ठीक है, कौन, लेजिस्लेचर वाले, एमपी वाले पूछेंगे, एमपी एमएलए जो है वो सवाल पूछेंगे। तो हमारे यहाँ पे कैसा है कि क्वेश्चन आंसरिंग वाला है, या ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अमेरिका में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अलग से अपना काम करता है और लेजिस्लेटिव अपना अलग से काम करता है। इसको कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं रखा भाई, जब तक तुम जवाब दे ही नहीं रखोगे हम कैसे चलाएंगे लोकतंत्र सरकार। ओके, तो ये है कि रिलेशन जो है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड, ये हमने कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से नहीं लिया गया और अफ्रीका से भी नहीं लिया गया। तो हमने ये ब्रिटेन, अमेरिका में इसका उल्टा है, याद रखना, ठीक है, अमेरिका में इसका उल्टा है। चलिए, इंडिया एक्सपीरियंस व्हाट काइंड ऑफ फेडरलिज्म। ओके, जो मैंने बताया, फेडरल का मतलब है दोनों में आधा आधा, आधा आधा क्या बटेगा, ऑब्वियस ही बात है, सेंटर और सरकारों के बीच में तो भाई पावर का ही होता है, पॉलिटिक्स इज पावर, है ना, पावर की ही बातें होती हैं सारी। तो इंडिया एक्सपीरियंस किस तरह का फेडरलिज्म है, मैंने बताया था कि सेंटर है यहाँ पर और स्टेट यहाँ पर है, और इनके बीच में पावर, इसको आधी पावर दे दी, इसको आधी पावर दे दी। तो ये कैसा फेडरलिज्म होगा, अब ये एक होता है कि बिल्कुल पावर देना, 50% तुम्हारा 50% मेरा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये थोड़ा दादा टाइप का है ना,
तो इसलिए हमारा आधा फेडरलिज्म है भाई, 70 कुछ लगा लो और यहाँ कुछ कुछ लगा लो, ठीक है। तो ये क्वाशी क्वाशी मतलब आधा आधा फेडरल, प्योर मतलब प्योर तो फिर 50-50 होता है, ऐसा तो है नहीं। और एब्सोल्यूट भी यही होता है 50-50, ये भी नहीं है। तो आधा फेडरलिज्म है। क्वाशी क्वाशी मतलब आधा, आधा मतलब बैलेंस मैच नहीं हो रहा। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल दो परफेक्ट स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है ये छोटा स्क्वायर है, तो आधा क्वाशी फेडरल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट। जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनका क्या नेचर है, क्या वो एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट मतलब जो लिख दिया होता है ना कि बिल्कुल एक लकीर लगा दी और जो लिखा हुआ है आपको वो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल मतलब जिसका रीजन, हाँ भाई ये तो सही है, ऐसा तो होना चाहिए। अब तुम्हें बोलने क्या चाहती दीदी, ऐसा थोड़ी है तुम मेरे मानहानि को हाँ वो पहुँचाओगे। ट्रैफिक लाइट में खड़े हो और एक मोटरसाइकिल बोल दे, मैं तो भाई मेरा अधिकार है कहीं पे भी घूमने का, मैं तो अपनी बाइक लेकर जाऊँगा। लेकिन आपको याद रखना है ना, कि औरों के भी राइट्स हैं आपको, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगाइए। तो हमारे जो इंडिया के फंडामेंटल राइट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। और ऐसा आई थिंक एक इंग्लिश में कहावत है, बोला जाता है कि योर स्टॉप योर हैंड वेयर अदर नोज स्टार्ट। मतलब आप अपने हाथ फैलाना वहाँ रोक दोगे जहाँ दूसरे की नाक शुरू हो जाती है, भाई उसके बाद आप नहीं फैला सकते हो। हमें हर किसी के अधिकारों की परवाह करनी पड़ेगी, ठीक है। हम अगर अगर हम हर कोई अपने अपने बोलेगा भाई मेरे को तो ये राइट है मेरे को तो वो राइट है, मैं तेरे राइट की परवाह क्यों करूं, तो फिर तो ऐसे किसी को भी राइट नहीं मिलेंगे। तभी इंजॉय होंगे अगर आप हर किसी के फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय करेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड नोवल। नोवल मतलब नए तरीके का कुछ। अब देखो फंडामेंटल राइट ऑब्वियस सी बात है हर देश के संविधान के अंदर होंगे ही, प्रियम्बल भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ होगा ही, है ना। हमने तो यूएसए से चोरी करके ले लिया है प्रियम्बल। ओके, नोवल मतलब कुछ नया सा, कुछ थोड़ा अलग सा, अनोखा सा फीचर, है ना। तो वो कौन सा पार्ट है, डीपीएसपी। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो ये डीपीएसपी है ना बहुत बढ़िया चीज़ है, नोवल है, नई चीज़ है, और ये स्टेट को जब भी वो पॉलिसी बनाए और उनको फॉलो करने चाहिए। तो ये नोवल फीचर इनको बोला जाता है। आगे है, विच कमेटी रिकमेंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब आई थी, इसको याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। देखो 75 में क्या लगा था, इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम पे कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और उसी टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी सवन सिंह कमेटी की, उसने रिकमेंड करा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी बना दो, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो हम क्या करते हैं भाई, हमारे अधिकार वोलेशन हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। इमरजेंसी लगेगी तो हमारे फंडामेंटल राइट कुछ कुछ हमसे ले लिए जाते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी लगी भी, सरकार क्या कहते हैं चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तुम आगे बोल रहे हो कि हमारी प्रॉपर्टी का राइट ये हो रहा है, प्रॉपर्टी का तो चलो अब है नहीं, बोल दो मैडम हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हार्म हो रहा है, तो यार वो बोलेगी मैं अपना वोर संभालो या तुम्हें संभालो ना, तो हमारे राइट नहीं होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी, तो ये याद रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ मतलब देखो आज तक किसी ने हमें ड्यूटी का कुछ नहीं बोला, इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा बोला था भाई लोगों का भी तो कर्तव्य है। तो ये उस टाइम पर सवन सिंह थे तो उनकी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये रिकमेंड करा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होने चाहिए। आगे की विच अमेंडमेंट इंक्लूडेड द सेक्युलर वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर मतलब कि जो हमारा सरकार है उसका कोई धर्म है नहीं, ठीक है, कोई धर्म नहीं है, नो रिलीजन, ठीक है। और लोगों का अधिकार होगा, आर्टिकल 25 से शुरू हो जाते हैं हमारे अधिकार, है ना। सबको अपना आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, किसी भी तरीके से प्रीच कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो कोई किसी भी तरीके से, हाँ लेकिन यूँ नहीं होगा। इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि जैसे सबरीमाला के अंदर क्या था कि महिलाओं की एंट्री नहीं थी, उन्होंने क्या बोला कि ये तो मैडम हमारा रिलीजन है, कल्चर है, हम महिलाओं को एंट्री नहीं देते, क्यों, क्योंकि उनको आता है पीरियड्स, और उस टाइम पर महिलाएं उनके अकॉर्डिंग, है ना, सबरीमाला के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा क्या बोला था कि वुमेन जो वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं, बट इट्स अ नेचुरल थिंग, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो पॉल्यूटेड हो सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया कि भाई आपका कल्चर है, लेकिन उस कल्चर उस रिलीजन के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि अगेंस्ट किसी के सेक्स से, किसी किसी भी आप महिलाओं को उससे निकाल रहे हो ना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि किसी सेक्स को आप उसमें से एलिमिनेट कर दो या किसी और रिलीजन किसी जाति को आप उसमें से निकाल दो, नो, ये कोई रीज़न नहीं होता, इट्स अ नेचुरल थिंग, और उसके बिना तो लाइफ ही वो नहीं होगी। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और हु नोस कि गॉड है या नहीं है, और ये पॉल्यूशन और ये सब बकवास चीज़ें है ना। तो इसलिए सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, वो हर धर्म के चीज़ों को फॉलो करती है। अभी जैसे आप देख रहे होगे कि हिजाब वाला चल रहा है कि, है ना, कर्नाटका के अंदर कि वहाँ पे यूनिफॉर्म
मेरे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी जो हिजाब पहनती है उसको बैन कर दिया गया, किस नाम पर कि एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए और जितने भी हैं वो सेम यूनिफॉर्म को फॉलो करेंगे। लेकिन ये भी चीज़ है, ये स्कूल का कहना है कि यूनिफॉर्म में होना चाहिए। अगर आप स्कूल की साइड से देखें तो सही बात है भाई, एक यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सब बच्चों पर एक ही तरह का फॉर्म हो, यूनिफॉर्म हो, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला कि ये उनका रिलीजन पर आता है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अभी ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला नहीं है, बात चल रही है इसके ऊपर कि इसको हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए। हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट बोल दे ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि आप रिलीजन फॉलो करते हो और आपके अंदर अगर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो एसेंशियल है, भाई ये धर्म के अंदर ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी पड़ेगी, तो वो सरकार उसको या सुप्रीम कोर्ट उसको अलाव कर देता है। तो बुर्खा या हिजाब जो है जो डालते हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। अगर उसको लगेगा कि यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो लॉ था ना ये स्कूल की तरफ से था, ये सरकार ने नहीं बनाया है। तो स्कूल वालों ने बोला कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये कोई वो नहीं है, ये कोई ऐसा एसेंशियल तो है नहीं मुस्लिम में जैसे बाकी चीज़ें होती है कि तुम ये करो ही करो। तो उन्होंने बैन कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कमेटियाँ बैठ रही हैं और रिकमेंड करेंगे वो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसको इसके लिए आगे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो विच अमेंडमेंट, इसलिए सेक्युलर जो है ये 42 अमेंडमेंट, 42 से याद रखना, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी क्यों, 42 से याद रखना इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी लेकर आई थी, क्या लेकर आई थी, 42 अमेंडमेंट लेकर आई थी। मिनी क्यों बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इसने इतने चेंज करे कि सबको लगने लगे एक छोटा ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। क्योंकि हर चीज़ में उसने चेंज कर दिए कि सरकार वो क्या करना चाह रही थी, वो जुडिशरी की पावर को कंट्रोल करना चाहती थी कि हम कुछ भी लॉ लेकर आए, कल को जुडिशरी ये ना बोल दे कि ये तो एक्ट नल एंड वॉइड है तो बना ही नहीं सकते हो। तो वो जुडिशरी की पावर को कंट्रोल कर रही थी, लोगों की प्रॉपर्टी का राइट छीन रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। तो ये जो आप अब याद रखोगे 42 अमेंडमेंट है। और 42 से याद रखना 4 और 2 कितना आता है 6, तो 1976 के अंदर ये आया था। क्यों लेकर आई, देखो 75 में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी क्यों, ताकि लोग बोल ना सके। और 1976 में अमेंडमेंट कर दिया, 42 अमेंडमेंट कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज असर्शन है, ये भी एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ अ प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, हम सबकी एक सिंगल सिटीजनशिप है, हम भारतीय नागरिक हैं। और क्या रीज़न है कि इंडिया फॉलो करता है क्वैशी फेडरल। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी फेडरल नहीं है ना सरकार, उसके बीच में वो पूरा है नहीं है कि 50-50 होगा कि तो हम यहाँ के भी नागरिक यहाँ के भी नागरिक, नहीं, सेंटर ज़्यादा डोमिनेट करेगा भाई। तो इसीलिए ये कारण है कि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये भी जो रीज़न है इस चीज़ का, कथन जो है कथन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 352 इज रिलेटेड विद, कि जो आर्टिकल 352 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी स्टेट। मैंने बताया था 3 ही तरह की इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जो नेशनल में लगती है, जैसे कि वॉर वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए। स्टेट इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति का जो लगता है ना, प्रेसिडेंट जो रूल होता है उसको बोला जाता है स्टेट में इमरजेंसी। मान के चलो प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब वो जो सरकार है, जैसे हम मान के चलो अब मनोहर लाल खट्टर की हमारे हरियाणा की सरकार है और वो संविधान के अकॉर्डिंग कुछ काम ना करे, तो प्रेसिडेंट या फिर जो सेंटर ने कुछ बोला है स्टेट को करने को वो ना करे, तो उसको हटा दिया जाएगा और प्रेसिडेंट रूल लेकर मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल लगने पर क्या होगा, जो सेंटर है फिर वो कंट्रोल करेगी वहाँ के स्टेट के जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, वी आर डन। तो आज के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सारे कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मैंने जल्दी जल्दी सब समझाने की कोशिश करी है ताकि आप फटाक से चीज़ें गैदर कर ले, और मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन इसलिए करा ताकि MCQ करना सॉल्व हो जाए। तो अपना प्लीज़ रिव्यू कमेंट्स कर कीजिएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।